हाँ, तो पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छ कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें आगे देखेंगे। इससे पहले हमने आपको इसके छोटे छोटे जो भी पॉइंट थे, अभाज्य गुणनखंड करना, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या, इन सभी संख्याओं को जो है ना हमने आपको बता दिया है। तो आप एक दो क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो सकती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, बताओ जल्दी। हाँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखो देखो, कॉपी उठा रहा है, मारेंगे ना एक तबरा, नाच के गिर जाओगे, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है क्या होती है, तो 2 होती है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इन्फिनिटिव होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, ये बता दो। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, ये देखो कॉपी उठा रहा है, देखो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है क्या होगा, 4। कितना होगा, 4 होगा। तो ये छोटी छोटी जानकारी आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है पढ़ेंगे ये चैप्टर अपना जो है क्या चीज़, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे हम लोग पहला पॉइंट देकर यहाँ लिखेंगे वास्तविक संख्या, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा आपसे कोई कि बताइए वास्तविक संख्या क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जानकारी रहेगी तभी तो आप बताओगे, ठीक है। तो उसे परिभाषा देखिए क्या बताएंगे कि सभी परमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जो भी परमेय संख्या होगी और जो भी अपरमेय संख्या होगी वो सब क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल की, तो एग्जांपल में आ सकता है 2, 4, 6, √5, √7, √9, 9 नहीं, एक बार ले लीजिए ना, कितना है, 11, मतलब जो रूट से बाहर नहीं निकलता है। देखिए ये सारा का सारा और ये सब जो है ना क्या कहलाएगा हमारे लिए, तो वास्तविक संख्या कहलाएगा। यानी आप परिभाषा में सिंपल भी बता सकते हो कि परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या के क्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब वास्तविक संख्या को जो है 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में, 3 भाग में बांटा गया है। अब कुछ सोच रहा होगा अरे हमारे सर ये 2 भाग पर हिल गए, तो हम भी आपको 2 ही भाग पढ़ाएंगे, ठीक है। बस तीसरा भाग आपको बता देंगे जो कि आगे आपको आगे क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो देखो वास्तविक संख्या को हम लोग बांट रहे हैं। जैसे यहाँ अगर हम बात करते हैं वास्तविक संख्या, अब देखिए वास्तविक संख्या को टोटल जो है ना 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। आपके सर जी जो 2 भाग पढ़ाए हैं वो भी सही है, ठीक है। या आप हमसे ही पढ़े हो तो हम आपको 3 भाग पढ़ाए हैं, ठीक है। लेकिन 3 भाग में 2 ही भाग को डिस्कस करते हैं आगे, बाकी एक भाग को छोड़ देते हैं। अब देखिए इसे हम लोग 3 भाग में बांटेंगे, जिसमें पहला होता है क्या चीज़, तो परमेय संख्या। दूसरा क्या होता है, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या। और तीसरा होता है काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो हम लोग आगे की क्लास में इस दोनों आगे जो है इस दोनों का जो है ना क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसे फिलहाल समझ लेते हैं। ये जो काल्पनिक संख्या है ना, ये काल्पनिक संख्या आपको आगे जाके 11th में सीखना है। कहाँ सीखना है, 11th में सीखना है। और 11th में जो है ये काल्पनिक संख्या बनती है, जैसे माइनस में √3 है, माइनस में √5 है, माइनस में √11 है। तो जो भी माइनस में संख्या रूट के अंदर रहती है वो सारा क्या कहलाता है, काल्पनिक संख्या कहलाता है, ठीक है। तो इसका हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। क्यों, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है ही नहीं। अरे जो सिलेबस में है वो ना पढ़ेंगे, जो सिलेबस में है ही नहीं उसे पढ़ के क्या फ़ायदा, ठीक है। तो इसलिए ये इसे हम लोग अवॉइड करेंगे और इस दोनों को लेकर चलेंगे। तो आगे हम लोग समझेंगे कि परमेय संख्या क्या है, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे डील किया जाएगा। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं कि परमेय संख्या क्या है, ठीक है। तो परमेय संख्या क्या है, इसके बारे में समझने के लिए आपको सबसे पहले इसका परिभाषा पता होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे कि जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए उसे परमेय संख्या
कहते हैं। इसमें छोटा सा ये चीज़ आपको याद रखना है, जहाँ P/Q एवं, या जहाँ सीधे लिखिए Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान जो है ना कभी भी हम लोग 0 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, Q का मान क्या नहीं ले सकते हैं, 0 नहीं ले सकते हैं। अगर मान लो ऊपर में कुछ संख्या लिखा हुआ है, नीचे में जो है हम लोग 0 नहीं ले सकते हैं। अगर लेंगे तो फिर वो परमेय संख्या कभी भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल आप देख सकते हो। एग्जांपल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे पहला 2 हो गया। ठीक है, दूसरा 4/3 हो सकता है, 6/2 हो सकता है, 8/12 हो सकता है। ठीक है, 1.5 हो सकता है, 6.8 हो सकता है। ये सारा का सारा मेरे लिए क्या कहलाएगा, परमेय संख्या कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इन सभी को जो है ना हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? तो देखिए 6 2 के नीचे में कुछ नहीं है तो क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। 4/3 पहले से है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है तो इसका दशमलव उड़ाइए और बटा में दे दीजिए। कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो भी ठीक है। उसी तरह से इसको भी काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये मेरे लिए परमेय संख्या कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसे बटा में नहीं लिख सकते हैं, √3 को √3/1 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे लिए कभी भी परमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा तब आगे जो होने वाला है, कौन सा, तो अपरमेय संख्या। हम देखिए लिखते हैं अपरमेय संख्या। अब देखिए वो अपरमेय संख्या क्या होता है, तो आपको यहाँ भी याद रखना है कि जिस संख्या को P/Q के रूप में न लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हम लोग, उसी को क्या बोलेंगे, अपरमेय संख्या बोलेंगे। फॉर एग्जांपल की बात अगर हम किया जाए तो यहाँ पे आप लिख सकते हो √3, √2, √7, √5, √11। आपको जितना मर्जी है आप लिख सकते हो। इसकी भी संख्या क्या होती है, अनेक होती है, अनगिनत हो सकती है। आप जो लिखोगे सारा सारा क्या है, सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है, मेरे ख्याल से आपको परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या को शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती किस तरह से हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। चलिए अब तो हम लोग देखते हैं कि दशमलव संख्याओं का क्या हो सकता है। ठीक है, तो दशमलव संख्या 2 भाग में होता है। ठीक है, पहला होता है शांत दशमलव और दूसरा क्या होता है, अशांत दशमलव। देखिए इसका जो भी नाम था हमने उस सबको लिख दिया है। जैसे पहले इसको बोल सकते हैं शांत दशमलव या शांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है, ये सारा सही है, दोनों सही है। दूसरा ये अशांत दशमलव और एक अशांत अनावर्ती दशमलव, दोनों को एक ही नाम होता है, बस नाम अलग अलग करके पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो आपको इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या करना है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि असल में यहाँ पे समझना ये है कि शांत दशमलव कब कब हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, देखो जब शांत दशमलव कहने समझ अगर आपको आ जाएगा तो हम अभी आपको दिखाएंगे कि बिहार बोर्ड जो है ना क्वेश्चन पूछा है इसी से, कि बताइए इनमें से किसका शांत दशमलव है, इनमें से किसका अशांत दशमलव है। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कि जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 या 5 आ जाए, यानी जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर सिर्फ 2 2 आएगा तो, या सिर्फ 5 5 आएगा तो, या सिर्फ 2 और 5 दोनों आ जाएगा तो। ठीक है, इन सभी कंडीशनों में जो है ना ये क्या होगा, ये शांत दशमलव होगा। क्या होगा, शांत दशमलव होगा। ठीक है, तो जिस संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करने पर सिर्फ 2 2 आए, यानी जिस संख्या को 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में लिखा जाए वो सारा का सारा क्या होगा, शांत होगा। यानी उसमें सिर्फ 2 और 5। अब देखो nm का मतलब होता है कितना बार भी आ सकता है। हो सकता है किसी का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 6 बार आ जाए, 5 2 बार आ जाए। ठीक है, इसलिए 2 पर पावर m गुने 2 पर पावर n लिख दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए अगर हम आपको बोलें कि बताइए
25/100 ये शांत होगा कि अशांत। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे वाले संख्या लेना है हर, और इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो कितना करिएगा 50, फिर कितना करिएगा 25, फिर कितना करिएगा 5, यहाँ पे 5। इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुने क्या चीज़ 5 पर पावर 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 और 5 दोनों आ रहा है, इसका मतलब इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। अगर हम अशांत दशमलव की बात करें तो 2 या 5 के 2 या 5 के अलावा कोई भी संख्या हो तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, यानी उसमें आपको समझना पड़ेगा कि उसमें 2 भी आ जाए 5 भी आ जाए, लेकिन उसके अलावा कोई अन्य संख्या आ जाएगा तब भी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। यानी 2 5 नहीं भी आए तो भी क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो लिखेंगे हाँ 75। ऐसे मान लीजिए हमने आपको पूछा कि 15 बटे क्या है 75 है। ठीक है, तो इसको हमें बताना है। तो 15 बटे 75 है, तो इसको सबसे पहले आप क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे तो कितना लगाओगे 5 से, 5 है कम 5 पचे 25, 5 का टेबल में 3 बार में, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 1। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका दशमलव प्रसार देखो 5 तो आया है, लेकिन क्या आ गया एक्स्ट्रा, 3 आ गया है। तो जब 3 एक्स्ट्रा आ गया है तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, उस संख्या को दे देता है, लेकिन संख्या में जो है आपको कभी कभी आप जब इस दोनों को काटोगे ना तब जाके आपको पता चलेगा। ऐसे आप बनाओगे तो आपको लगेगा ये शांत ही होगा, लेकिन जब इसको काट कर बनाओगे तब आपको पता चलेगा ये अशांत होगा। अभी इसको काट कर भी बनाइएगा तो क्या लगेगा आपको, अशांत ही रहे, लेकिन कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो हमने आपको पहले शांत के बारे में बताया। शांत में अगर अभाज्य गुणनखंड करने पर सिर्फ 2 आ जाए, जैसे अगर हमसे पूछ दिया जाए मान लीजिए कि 7/8, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो आपको 2 गुने क्या आएगा, 2 आएगा। तो सिर्फ 2 आ रहा है तो भी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत ही होगा। अगर मेरे से पूछ दिया कि बताइए कितना 25, 25 का करिएगा तो क्या आएगा आपको 5 गुने 5 आएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और इसके बाद अगर हमसे पूछ दिया कि बताइए 100 का, यानी 25/100, 600, 700 कुछ भी दे सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको कुछ भी दे, बस आप इतना याद रखो कि आपको बनाना है, उसको छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा कि कब हम लोग इसका दशमलव प्रसार शांत कहेंगे या कब हम लोग जो है इसका दशमलव प्रसार अशांत कहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग चलेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए, तो हम लोग जो है देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो अब आपको यहाँ पे HCF और LCM के बारे में सीखना है। ठीक है, कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। अगर हम इसको हिंदी में नाम बताएं तो इसको बोलते हैं मौसो और इसको बोलते हैं लोसो। यानी मौसो और लोसो के बारे में आपको क्या करना है, सीखना है। तो अगर हम मौसो की बात करें तो देखिए, जैसे मेरे पास अगर दे दिया गया कि 50 है और दूसरा आपके पास क्या है 25 है, इसका बोलेगा आपको HCF निकालना है। तो सबसे पहले आप इसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी बना सकते हो। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 2 से लगाएंगे कितना आएगा, 25 आएगा। 2 से लगाइएगा, अब नहीं लगेगा तो 5 से लगाइएगा। फिर यहाँ भी कितना से लगाइएगा, 5 से लगाइएगा। तो इसको लिख सकते हो आप 2 गुने 2, 2 गुने 5 गुने कितना 5, और दूसरा क्या लिख सकते हैं 5 गुने 5। देखिए यहाँ भी 5 है और यहाँ भी क्या है 5 है, तो इसका लिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, सॉरी इसका अभाज्य गुणनखंड बोल रहे हैं, सॉरी इसका HCF, यानी दोनों में जो चीज़ रहेगा ना वही मेरे लिए क्या कहलाएगा, वही मेरे लिए कहलाएगा HCF। जिसमें जो दोनों में रहे वो क्या कहलाएगा, HCF। जैसे अगर फॉर एग्जांपल दूसरा अगर हम बात करें कि 2 के अलावा कुछ भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, जैसे 12, 16, 18। 2 से लगाइएगा 6, 2 से लगाइएगा 3, 2 से लगाइएगा 8, 2 से लगाइएगा 4, 4 में फिर 2 से लगाइएगा 2, फिर 18 में 2 से लगाइएगा 9, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। अब आपको देखना है तीनों में क्या है। तो देखो तीनों में इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी क्या है 2 है। तो इसमें से 1 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। बात करें तो इसमें देखो 3 है, इसमें क्या है 3 है, क्या इसमें 3 है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो नहीं है तो इसका मतलब सीधा इसका HCF कितना आएगा,
HCF जो है मेरा कितना हो जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। यानी कहने का सेंस इतना हुआ कि अभाज्य गुणनखंड खंड करने पर जो चीज़ तीनों में आपको दिखेगा वही आपका क्या होगा, HCF कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम LCM की बात करें तो LCM भी आप आराम से बना सकते हो, जो कि बहुत ही छोटे क्लास से सीखते आए हो, है कि नहीं। जैसे अगर हम 2 की बात करें तो 2 से फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 2 से लगाओगे तो 1 बार, 3 बार, फिर 2 बार। ठीक है, अब उसको गुना कर दिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, दूना 24, यानी 4, 6, 8 का LCM आपके पास कितना आएगा, 24 आएगा। दूसरा एक और ले लेते हैं। दूसरा आप ले सकते हो 48, 12, 6, 2 से लगाइएगा कितना, 24, 6, 3, फिर 2 से लगाइएगा कितना, 12, 3, 1, फिर लगाइएगा 3 से 4, 3, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 चौके 6 चौक 24, 4 बाकी 2, 4 तिया 12, 2 14, कितना आ जाएगा, 144। यानी इतना का LCM कितना आएगा मेरे पास, 144 आएगा। तो आपके मेरे ख्याल से आप LCM और HCF के बारे में समझ गए हो। तो आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कुछ कि जैसे मान लीजिए आपके पास 50, 80 और 20 का जो है LCM निकालना है और HCF निकालना है, यानी दोनों LCM और HCF ज्ञात करें। दूसरा 80, 120, 60 का दोनों काम करना है। फिर 130, 180 और 60 इसका भी सब काम करना है। 90, 140, 180 इसका भी LCM और HCF सबको निकाल के और आपको कमेंट करना है कि आपके पास कितना आ रहा है। ठीक है, इतना चीज़ आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा टॉपिक छूट रहा है, क्या चीज़, तो सरलतम रूप लिखने के लिए। ठीक है, सरलतम रूप को भी संख्या दे देगा, कहेगा इसको सरलतम रूप में लिखिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास दे दिया 16 बटे कितना, 8, तो 16 बटे 8 को सरलतम रूप में लिखना है। तो आप जब कट रहा है तो इसको काट दीजिए, इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 2/3। अगर बात करें 12 बटे 16 लिखा हुआ है तो इसको सरलतम रूप क्या हो सकता है, 4 तिया 12, 4 चौक 16, यानी 3/4। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन है 48 बटे 96, 18 बटे 54, 16 बटे 72, 18 बटे 24। ठीक है, सब मने मन झूठे बोल रहा होगा ना कि अपने सर जी बने तुम देखी कितना छोटका छोटका लिखिन, अपना देखी कितना बड़का बड़का दिलखुन। अरे भाई सब बनेगा, बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं है। अभी हम आपको इतना छोटा छोटा LCM का HCF कराए हैं ना, चलो एक्सरसाइज में तब पता चलेगा कितना कितना HCF निकालने के लिए कहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, विशेष पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।